हेलो एवरीवन, अगर आप सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का क्लास सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसा कि आपको पता है सी टेट एग्ज़ाम में 75 से 80 अंकों के पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और पैडागोजी के क्वेश्चन को सही करने के लिए जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की का थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस क्लास में हम सी टेट के लिए जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि यह क्लास देखने के बाद तीनों की थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। साथ ही पैडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करते समय भी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्लास हम शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न से आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द किसी भी क्वेश्चन में आए तो आप यह समझ जाएंगे कि यह वाइगोत्स्की की थ्योरी से है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक इनके थ्योरी का, इनका जो संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी है उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास पे थ्योरी दिया है, वाइगोत्स्की ने भी थ्योरी दिया है संज्ञानात्मक विकास पे। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो जीन पियाजे, इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे, वैसे तो फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, एज इट इज आपको याद रखना है, लेकिन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आपको याद ये रखना है कि जैसे वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, वैसे ही जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे के एज फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है। ठीक है, सबसे अधिक माना है कि बच्चा एक निश्चित उम्र उसका आगे बढ़ता जाता है और वह समाज के साथ क्रिया करके चीज़ों को सीखता जाता है, कॉन्सेप्ट को समझता जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर, इसको भी इन्होंने, जीन पियाजे ने इम्पॉर्टेंट माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। साथ ही जो बच्चा भौतिक विश्व के साथ, भौतिक संसार के साथ क्रिया करता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है। जीन पियाजे ने माना है कि बच्चा अगर समाज के साथ नहीं, इस भौतिक दुनिया के साथ अगर क्रिया नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा चीज़ों को, तो वह कोई चीज़ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, चलिए, तो जीन पियाजे आप समझ गए हैं, इन्होंने कहा है कि बच्चे का चिंतन जो होता है, बच्चे का जो सोच होता है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस प्रकार बच्चों का चिंतन अलग होता है वयस्कों से, गुणात्मक, धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, या और भी एक आध ऑप्शन होगा, तो आपको गुणात्मक शब्द याद रखना है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में आपने स्कीमा वर्ड का नाम सुना होगा, यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। लेकिन स्कीमा होता क्या है? तो स्कीमा को एक शब्दों में आप अवधारणा के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक है, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, किसी भी वस्तु के बारे में बच्चे के दिमाग में जो मानसिक संरचना बन जाती है, ठीक है, उसके दिमाग में जो एक संरचना, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसी को जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिवाली था, ठीक है, दिवाली में सभी के घर पे कैंडल वगैरह जलते हैं, तो कोई 2 साल का बच्चा है, कितने 2 ईयर का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसके 2 या 3 साल का बच्चा है, तो उसके घर वाले बोलेंगे कि दिए को मत छूना, ठीक है, नहीं तो तुम जल जाओगे। लेकिन 2 साल का जो बच्चा है, आज के पहले उसने जलना वर्ड सुना ही नहीं था या कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, जलना, तो जलने से वह क्या है, मतलब उसका कोई संबंध नहीं है, उसके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जलने का, क्योंकि आज के पहले वह जला नहीं है कभी मोमबत्ती से। ठीक है, तो क्या करेगा, वह मानेगा नहीं। 2 साल का बच्चा होगा तो जाएगा और मोमबत्ती को अपने हाथ से छुएगा, मोमबत्ती को छुएगा और उसके
आग से वह जल जाएगा। जलने के बाद उसके दिमाग में स्कीमा बन जाएगा किस चीज़ का, जलने का, कि मोमबत्ती को या किसी भी जलते हुए चीज़ को छुएंगे तो उससे कैसा अनुभव होगा, उसके दिमाग में इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर फ्यूचर में जब कभी मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम हीटर को मत छूना, या फिर ठंडी में आग लोग सेकते हैं, लकड़ी, जलते हुए लकड़ी को मत छूना नहीं तो जल जाओगे, तो उसके दिमाग में जो पहले से कॉन्सेप्ट है जलने का वह याद उसको आ जाएगा और फिर वो काम नहीं करेगा। तो समझ चुके होंगे आप कि जैसे बच्चे के दिमाग में लड्डू का स्ट्रक्चर है, लड्डू का नाम लेते हैं उसके दिमाग में मीठा स्वाद आ जाता है, ठीक। आप किसी और चीज़ का बॉल के बारे में बोलेंगे तो उसके दिमाग में एक छोटा सा येलो कलर का दिखने वाला या रेड कलर का दिखने वाला बॉल का इमेज बन जाएगा। तो ये जो इमेज या स्ट्रक्चर उसके दिमाग में तैयार हो रहा है उसी को स्कीमा कहा गया है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं और भी शुद्ध शब्दों में कि ज्ञान की मानसिक संरचना, ठीक है। स्कीमा का अर्थ क्या होता है, जो ज्ञान होता है, ज्ञान की मानसिक संरचना, इसी को स्कीमा कहते हैं। चलिए, जैसे आपके दिमाग में एक टीचर, अगर टीचर मैं कहूँ शिक्षक, तो शिक्षक का इमेज कैसे बनता है कि एक चश्मा लगाए हुए ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के पास खड़े हुए, एक हाथ में डंडा लिए हुए, ऐसे इंसान का इमेज बन जाता है शिक्षक या टीचर नाम लेते ही, ठीक है। तो वैसे ही ये जो इमेज बन रहा है आपके दिमाग में, एक अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो आपके दिमाग में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा कि उसने येलो कलर का एक हैट लगा रखा है, टोपी, हेलमेट कह सकते हैं, ठीक। उसके हाथ में एक मैप है, उसके घर के पीछे एक ऐसे आधा अधूरा बना हुआ घर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बन रहा है वही स्कीमा होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी वाइगोत्स्की शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, दो चीज़ों को इंपॉर्टेंट माना है। तो वही पूछ रहा है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर। अगर थॉर्नडाइक कहीं पे होता कि थॉर्नडाइक का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या सीखने का प्रक्रिया में किसको महत्व देते हैं, तो थॉर्नडाइक अभिप्रेरणा को महत्व देते, ठीक है। जीन पियाजे होते तो यहीं पर एक और ऑप्शन होता एज वाला, उम्र वाला, ठीक, उम्र को महत्व देते, या फिर जेनेटिक को महत्व देते अगर जीन पियाजे होते तो। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। कौन सा नहीं कहा जा सकता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने अवस्थाएं थे, 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था होता है इंद्रियगामक, ठीक है, सेंसरी मोटर। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि बच्चा देखता है, सीखता है, लेकिन क्रियाओं को कर नहीं पाता है। तीसरा अवस्था है बच्चा इसमें मूर्त चीज़ों के बारे में ही चिंतन कर सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। चौथा अवस्था होता है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चा जब चौथे अवस्था में होता है तो अमूर्त रूप से भी चिंतन कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी जो उसके सामने दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। लेकिन तीसरे स्टेज में होगा तो सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में, जो उसको दिखाई दे रहा है उसी के बारे में चिंतन कर पाएगा, ठीक है। पहले अवस्था में होगा तो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, हर चीज़ को टेस्ट करके, छू कर, जैसे कि मैंने कैंडल मोमबत्ती वाला एग्जांपल दिया कि जब 2 साल का बच्चा होगा तो मोमबत्ती को छू कर एक्सपीरियंस लेगा, ठीक है। और जब दूसरे अवस्था में होगा तो चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, सीखेगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। चलिए, तो यहाँ है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग स्वयं करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं क्रिया करके, भौतिक संसार के साथ। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा नहीं, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है, तो पहला तो है इसलिए सही होगा नहीं। दूसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, इसको होल्ड करते हैं। तीसरा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल क्रिया करते हैं। चौथा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल जीन पियाजे ने कहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो कौन सा सही नहीं होगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, दूसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जीन पियाजे यह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना है कि अभ्यास के साथ साथ एक निश्चित एज का होना भी इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर जो चीज़ें वह 12 वर्ष की आयु में सीखने वाला है, अगर उसको ज़्यादा अभ्यास करा दिया जाए तो 3 साल में वह सीख जाएगा। ठीक है, ऐसा जीन पियाजे नहीं मानते। वो मानते हैं कि जब तक बच्चा 12 साल का नहीं होगा तब तक 12 वर्ष की आयु में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उस स्तर पर वह नहीं पहुंच पाएगा। एज फैक्टर इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे के अनुसार, न कि अभ्यास। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कथनों में से सही कथन कौन सा है। पहला है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो चरणों में आगे बढ़ता है। और पहला ऑप्शन क्या है, चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर तो होता है लेकिन चरणों में आगे बढ़ता है, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। पूछा कौन सा सही है। बी है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। तो 5 चरण तो नहीं बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। ठीक है, पहला दूसरा दोनों कट गया। तीसरा है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी चरण स्थिर हैं, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 1 2 3 4 चरण हैं, इन चरणों में से किसी चरण को स्किप नहीं किया जा सकता। सभी चरण क्या है, इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, जीन पियाजे ऐसा मानते थे। तो तीसरा ही सही हो जाएगा, लेकिन चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। चौथा है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो क्रम नहीं बदला जा सकता। पहला दूसरा चौथा कट गया, तीसरा सही हो जाएगा कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। अब यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के थ्योरी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके थ्योरी से रिलेटेड है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, कुल 1 2 3 चरण बताए हैं। फिर सभी चरणों को 2 2 भागों में क्या किया है, इन्होंने बांटा है, उपचरण बताए हैं। तो मुख्य 3 चरण हैं, तीनों चरणों को 2 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहला चरण क्या है, वह है पूर्व परंपरागत। ध्यान से सुनिएगा, पूरा थ्योरी याद हो जाएगा। पूर्व परंपरागत, पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत। ठीक है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो पहले चरण में जब बच्चा होता है कोहलबर्ग के अनुसार, तो वह कोई नैतिक कार्य सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको या तो दंड मिलेगा या फिर पुरस्कार मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, कि बच्चा कोई भी कार्य सिर्फ इसलिए करता है पहली अवस्था में कि उसको कोई उससे मारेगा, वो काम नहीं करेगा, मार खाएगा, पिटाई होगी, या फिर उसको कोई पुरस्कार मिलेगा। जैसे उसके घर पे उसके कोई भी बड़े रिलेटिव आते हैं तो मम्मी ने सिखाया हुआ है कि अगर नमस्कार नहीं करोगे किसी बड़े के आने पे तो बाद में उसके जाने के बाद पिटाई होगी। या फिर हो सकता है कि वो अंकल या मामा जो भी हों वो चॉकलेट टॉफ़ी लेके आते हों बच्चे के लिए, तो बच्चा लालच बस या डर बस जब कोई कार्य करेगा तो पूर्व परंपरागत अवस्था में होगा। दूसरी अवस्था में बच्चा पहुंच जाएगा परंपरागत अवस्था में। तो इस अवस्था में बच्चा कोई कार्य सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि ऐसा उसको बताया गया है बड़ों के द्वारा कि परंपराओं को फॉलो करना है एज इट इज़। तो जब बच्चा दूसरे अवस्था में होगा परंपरागत अवस्था में, तो परंपराओं को या जो भी नियम कानून बनाए गए उसको फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसको अच्छा लड़का या फिर लड़की बोलें। ठीक है, उसकी तारीफ करने के लिए। तीसरी अवस्था में बच्चा पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, सिर्फ वही कार्य करेगा जो उसको नैतिक रूप से सही लगता हो। यही आखिरी अवस्था है। बच्चा जब तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है, तीसरे अवस्था में, वह उत्तर पारंपरिक अवस्था में, तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद वह वही कार्य करता है जो उसको सही लगता है। अगर उसको लगता है कि उसके घर पे कोई रिलेटिव आया है, उसके मामा चाचा मौसा जो भी, वह उनका पैर तभी छुएगा, प्रणाम करेगा अगर उसके निगाह में वह रिस्पेक्टेड होंगे। अगर बच्चे के सामने कभी भी उन्होंने कोई भी गलत काम किया है, कोई भी ऐसा काम किया जो बच्चे के दिमाग में अनैतिक है, तो वह ना ही दंड से डरेगा, ना ही मामा उसको पैसा देंगे, चॉकलेट देंगे, इससे डरेगा, ना ही वह मामा उसकी बुराई करेंगे, बड़ाई करेंगे, इससे डरेगा। वह वही काम करेगा जो उसको सही लगेगा तीसरे अवस्था में। तो ये जो स्टोरी यहाँ बताया गया है कि रैगिंग हो रहा है किसी स्कूल में,
और आप शिक्षक के रूप में उस रैगिंग का विरोध कर रहे हैं और आपने ग्रुप बनाया, एक समिति बनाई, उस ग्रुप में जो बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं वह किस अवस्था में होंगे? तो उत्तर पारंपरिक अवस्था में होंगे, यानी कि परंपराओं को मानने के आगे पहुंच चुके होंगे। वह परंपराओं को नहीं फॉलो करेंगे कि रैगिंग लेना परंपरा है इसलिए उसको फॉलो करना है। वह सही गलत के बीच निर्णय करेंगे कि रैगिंग सही है या गलत है। अगर उनको गलत लगेगा तो इस शिक्षक के साथ वह जुड़ जाएंगे, यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप बैठिएगा, पेडागोजी सॉल्व करिएगा या फिर जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 99% क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, ठीक है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह दूसरा चरण है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, दूसरा चरण है। इस अवस्था में जब बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो चीज़ों को देखता है, सुनता है, सीखता है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था का मुख्य गुण क्या होता है कि विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। अब केंद्रीकरण होना क्या होता है विचार और सोच में? सोच प्रक्रिया में केंद्रीकरण होने का अर्थ ये है कि कोई भी एक टॉपिक है उस पर वह ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन अगर उसके सामने कई ऐसे बिंदु आ गए, कई ऐसी समस्याएं आ गई, कई ऐसी बातें आ गई तो वह क्या होगा? कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। अगर बच्चा पूर्व परंपरागत अवस्था में है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही वह अपना ध्यान, एक विचार पर या एक तरह का सोच ही वह एक समय में सोच सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विचार सोच में केंद्रीकरण का होना। अगर हम CTET की तैयारी कर रहे हैं और हमारे विचार या सोच में केंद्रीकरण आ जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ, हमारा पूरा फोकस CTET पे होगा। हम किसी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ CTET के से रिलेटेड चीज़ें खरीदेंगे। हम घर पे मोबाइल चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, उस पर भी CTET के बारे में सर्च करेंगे। गूगल खोलेंगे वहाँ भी CTET, फेसबुक खोलेंगे वहाँ भी हमारे दिमाग में CTET होगा। तो जब किसी एक बिंदु पर ही दिमाग केंद्रित हो जाएगा तो उसी को कहते हैं विचार सोच में केंद्रीकरण होना। लेकिन बच्चा जब दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था में, तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित हो सकता है। लेकिन हम लोग जीन पियाजे के अनुसार कह सकते हैं कि चौथी अवस्था को भी पार कर चुके हैं, ठीक है। तो हम एक साथ कई बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। हम CTET की तैयारी भी कर लेंगे, हम रीट की भी तैयारी कर लेंगे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का भी प्लान बना लेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? देखिए थोड़ी देर पहले लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने समझा था पिछले क्वेश्चन में। तो इनके सिद्धांत के 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। जब बच्चा पहले अवस्था में होता है तो पूर्व परंपरागत, ठीक। दूसरा है परंपरागत अवस्था में जब बच्चा होता है तो क्या होता है कि वह कोई कार्य सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह परंपरा है, वह नियम उसके घर वालों ने या उसके बड़ों ने बनाया हुआ है। तो जब भी किसी परंपरा या किसी कानून नियम को बच्चा एज इट इज़ फॉलो करता है तो वह दूसरी अवस्था में होता है, परंपरागत, या इसी को प्रथागत भी कहते हैं, प्रथागत, या फिर इसी को रूढ़िगत भी कहते हैं, रूढ़िगत, ठीक है। तीनों सेम चीज़ है। तो परंपरागत अवस्था, ठीक है, प्रथागत अवस्था या रूढ़िगत अवस्था, ये दूसरी अवस्था है और इसी अवस्था में बच्चा परंपराओं को, नियमों को फॉलो करता है एज इट इज़, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के चक्कर में। चलिए तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9वें का डी, प्रथागत अवस्था, क्योंकि इसमें वही कार्य बच्चा कर रहा है जो दूसरे उसको स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ ये काम तुमको करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे बहुत ही यूजफुल होंगे CTET के लिए। और CTET के सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 250 फीस है। कम समय में सिर्फ 10 से 15 दिन नोट्स आप पढ़ लेंगे, पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। NCERT से बनाए हुए बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं,
ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? ठीक है, वस्तु अस्थायित्व इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में बच्चे में डेवलप हो जाती है? पहले अवस्था में संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था में, दूसरे में, ठीक है, मूर्त परिचालन या औपचारिक परिचालन अवस्था, किस अवस्था में? तो अगर जीन पियाजे का थ्योरी आज के पहले आपने कभी भी पढ़ा है, ठीक है, पूरा थ्योरी आपने पढ़ा है अच्छे से, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगा। अगर आप में से किसी को इसका आंसर नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर टारगेट टीचर 68500 के कम्युनिटी टैब में भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, क्लास वर्क है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, कि कोई भी, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई शिक्षक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विश्वास रखता है और विश्वास रखते हुए वह 6 से 8 तक के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल गलत। बी है तार्किक बहस के प्रयोग से हतोत्साहित करना चाहिए। तो जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में कहीं नहीं बताया है कि बच्चों को आपको डिमोटिवेट करना है या हतोत्साहित करना है, बी ऑप्शन भी कट गया। सी है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, इसको होल्ड करते हैं। चौथा है एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे जीन पियाजे के होल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, होल थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या बता रहा है कि सिर्फ मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, तो यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करना चाहिए तब तो यह सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूरे थ्योरी की बात है जहाँ मूर्त, अमूर्त, इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक चारों की बात हम करेंगे। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, चौथा कट गया, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जीन पियाजे ने कहा है, ध्यान रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक, या किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञान का निर्माण वह स्वयं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो जब भी सामाजिक या सांस्कृतिक ये दो शब्द आपके सामने आएंगे तो मैंने आपको बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, किस पर किस मनोवैज्ञानिक ने बल दिया था सर्वाधिक, तो लेव वाइगोत्स्की ने, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का डी। वाइगोत्स्की मानते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के मानसिक विकास के लिए। 14 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन, अब देखिए निष्पादन क्या होता है, ठीक है, आप सभी के मन में क्वेश्चन उठता होगा अक्सर कि निष्पादन क्या होता है। तो ऐसे ही कठिन शब्दों के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है, सीटेट में जो भी कठिन शब्द हैं, निष्पादन हो गया, संकलन हो गया, व्यवकलन हो गया, क्वेश्चन में आते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन कर दूंगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सीटेट के सभी कठिन शब्दों का आपकी अपने भाषा में अर्थ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्पादन को इंग्लिश में हम परफॉर्मेंस कह सकते हैं और हिंदी में उसको प्रदर्शन कह सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में कि आज कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया या फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, उसी को निष्पादन कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा कि 7 बजे टारगेट टीचर चैनल पे शाम को सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होता है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोगी द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पाढ़ या ढांचा, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, कह सकते हैं कि वयस्क मदद, ठीक है, वयस्क या समवयस्क मदद को हम
पाड़ या ढांचा कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। तो किस वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं, पाड़ एवं ढांचा कहते हैं। पाड़ एवं ढांचा क्या होता है, वाइगोत्स्की के थ्योरी का दो ऐसे टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और दूसरा है पाड़ एवं ढांचा, स्कैफ फोल्डिंग। यानी कि स्कैफ फोल्डिंग को हम कह सकते हैं सहायता। ठीक है, तो सहायता या पाड़ या ढांचा क्या होता है आगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक घर बनने वाला है, छत लगने वाला है, और यहाँ पर बांस या लोहे का ग्रिल या खंभा ऐसे लगा हुआ है और बहुत सारा स्ट्रक्चर तैयार है। क्यों? ताकि जो छत है उसको मजबूती, एक सहायता मिल सके। और जब छत मजबूत हो जाएगा, छत लगने के बाद आपने देखा होगा शटरिंग इसको कहते हैं। शटरिंग होने के बाद छत लगता है। छत लगने के बाद जब छत में मजबूती आ जाती है तो हम पाड़ या ढांचा जो है इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो वैसे ही बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ रहा है, तो उसको वयस्क क्या करते हैं, पाड़ या ढांचा की तरह सहयोग प्रदान करते हैं। और जब बच्चा वह कॉन्सेप्ट या वह चीज़ सीख जाता है तो पाड़ या ढांचे को हटा लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो जब भी प्रश्न में आए कि किसी भी प्रकार का वाइगोत्स्की का नाम आए और ये हो किसी भी प्रकार का बच्चे को मदद मिल रहा है किसी वयस्क से या उसके किसी भी समवयस्क या वयस्क से, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पाड़ या ढांचा या इसका फोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा पाड़ या ढांचा। ठीक है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह क्या है, पाड़ एवं ढांचा है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पाड़ या ढांचा या इसको इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग जो कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के बाद इसको हटा लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो शटरिंग हुई है छत लगाने के लिए, यह भी कुछ समय के बाद हटा ली जाती है जब वो छत मजबूत हो जाता है। तो वैसे बच्चा भी जब कुछ सीख जाता है तो इसको हटा लिया जाता है। आप यहाँ किताबी भाषा में देख सकते हैं पाड़ या ढांचा या स्कैफ फोल्डिंग को क्या कहते हैं। पाड़ एक शिक्षण पद्धति है जो एक छात्र को समस्या को हल करने, किसी कार्य को करने या बाहरी सहायता के क्रमिक शेडिंग के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने के सक्षम बनाती है। पाड़ का शाब्दिक अर्थ है वह संरचना जो किसी भवन के निर्माण या मरम्मत के दौरान कार्यदल का समर्थन करने के लिए बनाई गई हो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक आएगा तो लेव वाइगोत्स्की सही आंसर हो जाएगा, 16 का सी। लेकिन यहीं पर अगर सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द नहीं आता तो जीन पियाजे सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेव वाइगोत्स्की की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। अगर आप वाइगोत्स्की के थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। पहला है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ठीक है, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन। बी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। सहयोगी प्रोजेक्ट या फिर मानवीकृत परीक्षण। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने समाज और संस्कृति को इम्पॉर्टेंट माना है। तो समाज के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बच्चा कुछ सीखता है। ठीक है, तो सहयोगी प्रोजेक्ट वाइगोत्स्की के अनुसार आप बच्चे का आकलन कैसे करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन ईश्वरीय न्याय में विश्वास या किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार सही नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, यानी कि जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, थॉर्नडाइक के अनुसार तो ऐसा ही हो सकता है या अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जीन पियाजे के द्वारा नहीं हो सकता सही। ठीक है,
और वाइगोत्स्की के अनुसार भी बी ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ क्या है, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, जैसा कि नन्हा वैज्ञानिक कहा है जीन पियाजे ने बच्चों को, तो खोजबीन कौन करता है, नन्हे वैज्ञानिक ही करते हैं। तो इसलिए जीन पियाजे के अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वयस्कों के व्यवहार का आकलन या वयस्कों समवयस्कों के साथ कोई चीज़ अगर बच्चा सीखेगा तो भी वाइगोत्स्की सही आंसर होंगे वाइगोत्स्की के अनुसार। तो सी आंसर सही हो गया। अगला देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो उद्योग बनाम, इसका आंसर तो आप सभी लोग बता देंगे। प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, प्रस्तुति अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक तो जीन पियाजे की थ्योरी में है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक तो यहाँ सही होगा नहीं क्योंकि कोहलबर्ग की बात हो रही है। उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, प्रस्तुति अवस्था या सामाजिक में से ही कोई सही होगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक अनुबंधन अवस्था। यह क्या है, जो कोहलबर्ग ने 1, 2, 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। इसी के जो दो दो भाग इसको डिवाइड किया गया उसी का एक हिस्सा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं उस चीज़ को। पहला अवस्था है पूर्व परंपरागत, दूसरा है पारंपरिक स्तर, तीसरा है पश्च परंपरागत। ठीक, अब इसको दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सजा और आज्ञाकारिता, पहले को जो दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहले का दूसरा। वाद्य सापेक्षवादी उन्मुखीकरण। ठीक, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, तो इसका पहला अवस्था है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, दूसरा है कानून और व्यवस्था का उन्मुखीकरण। फिर तीसरा स्तर है पश्च पारंपरिक अवस्था और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और इसका दूसरा भाग है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यही आपसे पूछा है। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरे का पहला पार्ट। चलिए नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, समाज के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके, जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, यानी कि जीन पियाजे का जो 4 अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का, तो ये तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके कौशलों में से एक है संरक्षण की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुकल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा ए, संरक्षण की योग्यता। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एज इट इज आप याद रख लीजिए। और ये जो भी कठिन शब्द आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख लेंगे तो सभी कठिन शब्द आपको एकदम इजी लगने लगेंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। तो 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा वही ऑप्शन सही होगा जहां पर सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD को समझने वाले हैं। ZPD किसकी थ्योरी में है, वाइगोत्स्की के थ्योरी में है। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पाड़ या ढांचा आपने स्कैफोल्डिंग अभी समझा, वैसे ही ZPD को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है हमारे सामने कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न या कोई सुझाव हम बच्चे को दे रहे हैं जिससे वह जिस बिंदु पर है, जिस पोजीशन पे है, उससे बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर वह अकेले भी पहुँच सकता है, लेकिन अगर उसको वयस्कों या अपने से बुद्धिमान लोगों का सहयोग मिले तो जल्दी वह उस कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का है और दूसरा इसको समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं।
जैसे कि आप लोगों ने खुद से मान लेते हैं कि आपने यूपी टेट सी टेट खुद से पढ़ के क्वालिफाई कर लिया बिना किसी टीचर के सहयोग के, लेकिन DSSB का फॉर्म आता है, आप अप्लाई करते हैं और आप मेरे या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के टीचर या फिर किसी भी डायरेक्ट टीचर्स के सहयोग से आप DSSB या फिर KBS की तैयारी करते हैं और उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये जो अपने से बुद्धिमान या अपने से बड़े, अपने से वयस्क इंसान का आपको सहयोग मिला, ठीक है, उसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब ऐसा कोई सहयोग आपको मिलेगा जहाँ पर आप किसी चीज़ के नज़दीक हैं आप, ठीक, और उस चीज़ में आपको कोई थोड़ा सा आपसे बुद्धिमान इंसान आपकी मदद करके आपको उस चीज़ तक पहुँचा दे, आपके लक्ष्य तक पहुँचा दे, तो उसी को ZPD कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं हिंज को, देखिए अब यह कोहलबर्ग की थ्योरी से है। कोहलबर्ग की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है हिंज, उसकी वाइफ का तबीयत खराब रहता है, कोई ऐसी बीमारी रहती है जिसका दवा का जो पैसा है उसके पास नहीं होता है, दवे का कीमत सिर्फ 100 रुपये होता है, लेकिन दुकानदार उससे 1000 रुपये मांग रहा होता है। ठीक है, और इसके पास कितना रहता है, सिर्फ 100 रुपये रहता है। तो यह क्या करता है, दुकानदार से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे 100 रुपये में दवा दे दो, लेकिन दुकानदार मना कर देता है। तो रात को जाकर शटर या दुकान में चोरी करके वह दवा उठा लाता है और 100 रुपये वहीं पर रख देता है हिंज जो है। तो बच्चे से कोहलबर्ग ने पूछा, यह कहानी सुनाकर, उसने सही किया या गलत किया। तो वही क्वेश्चन यहाँ आपसे भी पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, यह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। किसी बच्चे के सामने यह स्टोरी सुनाई गई और बच्चे से पूछा गया कि यह सही है कि गलत, तो बच्चे ने कहा उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, पकड़ा जाता तो उसको जेल भेज दिया जाता। ठीक, तो अगर ऐसा आंसर कोई बच्चा करता है इस स्टोरी को सुनने के बाद, तो वह किस अवस्था में है कोहलबर्ग के अनुसार। पहला, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। ठीक है, अभी यह जो शब्द हैं आपको पढ़कर बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, क्या पूछ रहा है, और अभी तो हमने परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो परंपरागत 1 2 3 अवस्थाएं हैं कोहलबर्ग के थ्योरी की, इसी को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसके अंदर की ये चीज़ें हैं जो चारों लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी भी अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, पूरा थ्योरी अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए, तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा कि बच्चा कोई ऐसा आंसर करता है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, तो कौन से अवस्था में है, तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा बी, दंड एवं आज्ञा पालन। जैसे कि उसके घर पे उसके कोई मम्मी पापा बड़े आए और बच्चा क्या करता है कि उनका पैर छूता है क्योंकि मम्मी उसको पीटेंगी, या फिर बच्चे के लिए कोई पुरस्कार लेकर आते हैं, ठीक, तब वह पैर छूता है, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन इसी अवस्था में बच्चा है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि पकड़े जाने पे दंड मिलेगा, तो दंड एवं आज्ञा पालन वाली अवस्था में। 25वां प्रश्न आपके सामने है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। देखिए, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, इसको प्राइवेट स्पीच, मौखिक संवाद या अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको अहम केंद्रित वाक्य कहता है, तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चे जो खुद से बात करते हैं वाइगोत्स्की उसको क्या कहते हैं। तो 25वें का सही हो जाएगा, इसको व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच का संज्ञा दिया है वाइगोत्स्की ने। 26वां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा सही होगा। पहला, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ठीक है, स्किनर वगैरह के थ्योरी से रिलेटेड है बी। तीसरा है, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत से, तो यह कोहलबर्ग की थ्योरी से है। ठीक, कोहलबर्ग की थ्योरी से तीसरा है। चौथा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो 26वें का डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला वाइगोत्स्की से है, प्रेक्षण यानी कि अपने समाज के लोगों को देखते हैं, उससे सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है स्किनर, वो जो चूहा वगैरह वाला प्रयोग था, ठीक है, कुत्ते वाला, उस टाइप की थ्योरी से है।
तीसरा कोहलबर्ग से है, चौथा जीन पियाजे से है। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे का विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि जो दूसरा अवस्था है जीन पियाजे की थ्योरी का। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता या फिर वर्तुल प्रतिक्रिया। तो 27वें का सही आंसर हो जाएगा सी, विचारों की अनुक्रमणीयता। 28वां प्रश्न आपके सामने है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। गलत। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी गलत। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यही सही हो जाएगा। डी है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है लेकिन किस तरीके से होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे का ऐसा मानना है। 28वें का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना, लर्निंग क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि या फिर एक सामाजिक गतिविधि? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही हो जाएगा? डी, एक सामाजिक गतिविधि। 29वें का डी। 30वां प्रश्न देखते हैं, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है कि जो कि कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं भरते, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स भरते हैं तो सोचते हैं सरकार इतनी भ्रष्ट है कि अगर हम टैक्स भरेंगे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करेगी, इसलिए वो टैक्स नहीं भरते हैं। आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक, आवश्यक नहीं यहाँ होगा, अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम कर्नैल सिंह है, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी होती है, उसके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, फिर भी वह इनकम टैक्स नहीं भरता और वह सोचता है कि भ्रष्ट सरकार को इनकम टैक्स क्यों दिया जाए जो कि फालतू जगह पे पैसे खर्च करती है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में वह इंसान होगा? तो जाहिर सी बात है पश्च परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होगा, तीसरे अवस्था में। ठीक है, जब बच्चा अपने हिसाब से सोचकर सही गलत का निर्णय स्वयं करता है, किसी बड़े की बात नहीं मानता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली बात नहीं होती, दंड और पुरस्कार से प्रभावित नहीं होता, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कर्नैल सिंह होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन 45 मिनट में हमारे सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। 7 बजे पर डे से CTET के लिए क्लास होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 7 बजे इवनिंग में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है सभी से।